dear friends, welcome to all of you on my platform PMP वन डे एग्जाम टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने CDP और EVS की क्लासेस तो स्टार्ट कर दी थी, पर मैथ की क्लास हमारी अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पर इस मैथ की क्लास में एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना है कि ये क्लास सबके लिए है, मात्र टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए नहीं है। ये क्लास SSC वाले बच्चे, रेलवे वाले बच्चे, CDS वाले बच्चे भी ले सकते हैं। ये बेसिक पूरा कवर करके हम चलेंगे ताकि सबकी नीड पूरी हो सके। और मैं बताता चलूँगा कि देखिए, ये टेट में आए सवाल हैं, ये सुपर टेट में आए सवाल हैं, ये सीटेट में आया हुआ है, ये SSC में आया हुआ है। इस तरह से हमारा क्रम चलता रहेगा। जो लोग सुपर टेट या जूनियर टेट या सीटेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको इग्नोर न करें। वो उनके लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है। और कुछ यदि सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, तो उसमें बुराई ही क्या है। लर्निंग इज लाइफ, जीवन अध्ययन ही है, जीवन भर अध्ययन चलता रहता है। तो कुछ अच्छा सीखने में कोई हर्ज नहीं है। मान लीजिए आपको इस लेवल पे आता है एग्जाम का क्वेश्चन, लेकिन अब अगले साल किस लेवल पे आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ तक सीख के चले ना, ये कवर हो जाए पूरा, यदि थोड़ा भी लेवल बढ़े तो। ठीक है दोस्तों, इसलिए टेट, सुपर टेट और हमारे सीटेट वाले बच्चे डरने नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे साथ लगे रहेंगे। आइए आज एक बहुत सुंदर सा चैप्टर शुरू करते हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़े होने तक ये चैप्टर चलता रहता है, और कहाँ तक चलता है इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कहा जाए तो सबसे टेढ़ा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में हर साल सवाल आते ही आते हैं। लेकिन यदि सही से पढ़ा जाए, सिस्टमेटिक पढ़ा जाए, तो एग्जाम जितना तो हम आसानी से तैयार कर ही सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। सबसे पहली बात है, संख्या पद्धति होती क्या है ये समझना जरूरी है। देखिए, नंबर को रिप्रेजेंटेट करने का एक अपना सिस्टम होता है। नंबर को रिप्रेजेंटेट करने का एक अपना सिस्टम होता है, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे डेसिमल सिस्टम, ये एक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंटेट करता है, नंबर को बाइनरी सिस्टम, ये भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्टा सिस्टम, ये क्या है? नंबर सिस्टम। इसी तरह बहुत तरह के सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ने क्या है? डेसिमल सिस्टम। हमारी जो अंक गणित होती है वो डेसिमल सिस्टम से चलती है। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, ये लिखा गया है, इन चीजों को दर्शाता है कि इसमें कितने नंबर हैं। जैसे डेसिमल लिखा गया है तो इसमें 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक। बाइनरी है तो इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक। ऑक्टा कितने अंक हैं? 8 अंक। जो डेसिमल सिस्टम है उसमें हमारी पूरी गणित है जो हमें पढ़नी पड़ती है। जो बाइनरी सिस्टम है, आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर ही काम करता है। इसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। सारा कंप्यूटर का फंक्शन इसी बाइनरी सिस्टम पे ही काम करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, नंबर को एक स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंटेट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। वो डेसिमल सिस्टम हो सकता है, बाइनरी सिस्टम हो सकता है, या ऑक्टा सिस्टम हो सकता है। डेसिमल सिस्टम में कितने अंक हैं? 10 अंक। ये हम गणित में इस्तेमाल करेंगे। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक? 2 अंक। कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। पर हमें पढ़ना क्या है? गणित। तो हम पढ़ेंगे किसको? आइए डेसिमल सिस्टम को देखते हैं। दोस्तों,
डेसिमल सिस्टम में कितने अंक होंगे? 10 अंक होंगे। वो 10 अंक कौन कौन से होंगे ये जानना जरूरी है। पूरे गणित के नंबर जिन 10 अंकों के अलावा किसी अंकों पर निर्भर नहीं है, वे 10 अंक ही डेसिमल सिस्टम में कवर होंगे। वो कौन कौन से नंबर हैं आप लोग भली भांति जानते होंगे। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप बताइए इन 10 अंकों के अलावा क्या किसी और अंक की जरूरत होती है हमें अंक लिखने के लिए? नहीं। आपको बहुत बड़ा मन कर दे अंक लिखने का, जैसे आप लिखना चाहें 10,75,680, तो 10,75,680 लिखने में क्या इन 10 अंकों के अलावा किसी और अंक का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। तो ये मूलभूत 10 अंक हैं। कैसे अंक हैं ये? मूलभूत 10 अंक हैं। इन्हीं से हम आगे सारे अंकों को बनाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अंक हो। 0 से लेके 9 तक भी ये डेसिमल सिस्टम में अंक कवर होते हैं। इन्हीं से सभी अंकों का निर्माण हुआ है। तो ये ओरिजिन अंक हैं। इनके बाद जब भी 10 शुरू होगा तो 10 में 1 और 0 का इस्तेमाल होगा। 11 में 1 और 1 2 बार इस्तेमाल होगा। 12 में 1 और 2 का इस्तेमाल होगा। 13 में 1 और 3 का। इसी तरह 25 में 2 और 5 का इस्तेमाल होगा। 75 में 7 और 5 का। 80 में 8 और 0 का। देखिए इन्हीं अंकों की सहायता से अंक बनाए जा रहे हैं, संख्याएं बनाई जा रही हैं। आइए अब देखते हैं डेसिमल सिस्टम ये तो हो गया। अब नंबर सिस्टम को हम ब्रेक कैसे करेंगे, कैटेगराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हम नंबर सिस्टम कैसे कैसे कितने तरीके से होते हैं इन चीजों को सीखेंगे। नंबर सिस्टम में 2 तरह के नंबर कवर होते हैं। ये नंबर सिस्टम है, इसमें 2 तरह के नंबर कवर होंगे। एक नंबर होगा रियल नंबर और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। और रियल इमेजिनरी जहां कवर होते हैं उस नंबर सिस्टम को एक नाम दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कैसा? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। रियल नंबर को वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या हर संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी ऑल इंटीजर। सभी इंटीजर्स क्या हैं? वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से। यानी यदि रूट में कोई मान माइनस में हो, -4 रूट में, -3 रूट में, ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो आई का मान होता है -√1। आई का मान -√1 होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं काल्पनिक संख्या जब कोई संख्या ऋणात्मक में रूट में आएगी तो काल्पनिक संख्या हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम अपने अंकगणित में इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। हमें पढ़ना है इसी रियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रियल के बारे में। दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, या इसको आप लिख लीजिए, मैं इसे इरेज करूंगा। आइए
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक। ऑल इंटीजर्स। सभी पूर्णांक को 3 कैटेगरी में आप बांटेंगे। कितने कैटेगरी में बांटेंगे? 3 कैटेगरी में। यदि मैं नंबर 9 पे आपको नंबर शो कराने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 0 होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। यही 3 कैटेगरी मैं बना रहा हूं। इधर सारे ऋणात्मक पूर्णांक, इधर सारे धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे शून्य। यानी आप ये समझ सकते हैं कि न ही शून्य ऋणात्मक है, न ही धनात्मक है। तो ये कैसा पूर्णांक होगा फिर? शून्य शून्य न्यूट्रल पूर्णांक है। कैसा है? न्यूट्रल, उदासीन पूर्णांक है। ठीक। ऋणात्मक पूर्णांक में कहां से कहां तक नंबर आएंगे? माइनस अनंत से -1 तक, माइनस अनंत से लेके -1 तक के सभी नंबर ऋणात्मक पूर्णांक में आएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ये न्यूट्रल इंटीजर है। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में कहां शुरू होंगे? 0 के बाद से, यानी 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं कवर होंगी। यानी माइनस अनंत से लेके -1 तक ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य उदासीन पूर्णांक, और 1 से लेके अनंत तक धनात्मक पूर्णांक। ठीक दोस्तों, यह हो गई वास्तविक संख्याओं का कैटेगराइजेशन। अब हम शून्य के बारे में आइए पढ़ते हैं। शून्य के बारे में थोड़े बाद में पढ़ेंगे। पहले आइए नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का सेट होता है प्राकृतिक संख्या। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का सेट होता है प्राकृतिक। क्या 9 से क्या वो अनंत तक जाता है? पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा। नेचुरल नंबर में 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को हम कवर करेंगे। इसका मतलब शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो फिर शून्य क्या है? कृत्रिम संख्या है। हाँ, शून्य मैन मेड है। कैसे? शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट व्यक्ति थे, इसलिए शून्य क्या हो गई? नेचुरल संख्या नहीं है। लेकिन आइए होल संख्या देखते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्णांक था वो, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब इस नेचुरल नंबर में 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ये हो जाती है पूर्ण संख्या। यानी 0 को बिना सम्मिलित किए ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें यदि 0 को सम्मिलित किया जाए तो ये नेचुरल संख्या है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बिना 0 की सहायता से 10 नहीं लिखा जा सकता था। फिर 10 के बाद 11 की कल्पना होगी।
12, 13, फिर 20 नहीं लिखा जा सकता, मतलब जिनमें जीरो कहीं होता है वो नहीं लिख पाते हम, इसलिए मैंने यहाँ 9 तक लिखा है। हालांकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक मानी जाती हैं। होल नंबर जीरो ऐड कर लेंगे अनंत तक तो ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि जीरो पूर्ण संख्या है। मैं पूछता हूँ जीरो कैसी संख्या है, तो आप कहते हैं पूर्ण संख्या। नहीं, नेचुरल नंबर में जब जीरो को मिला जाता है तब ये होल नंबर का बनता है। यानी सेट ऑफ 0 to infinite number is whole number and set of 1 to infinite number is natural number। सुना ये बात? आइए अब कुछ और बातें देखते हैं। ये नेचुरल संख्या और होल नंबर हो गया। अब इसको मैं इरेज करता हूं। अब सीखेंगे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर और विषम संख्या को ऑड नंबर कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। अब अभी तक तो ये हल्का लग रहा हो, वो सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो 2 से भाज्य है। और विषम संख्या क्या है? विषम संख्या की वो परिभाषा होती है सभी सम संख्याओं को छोड़कर, सम संख्याओं को छोड़कर सभी संख्या। ठीक, सम संख्याओं को छोड़कर सभी संख्या विषम संख्या होती है। 2 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे। ठीक, सम संख्या कौन कौन सी होगी? ये ही है, इनको छोड़ के 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया। ये सारी संख्या कैसी हैं? विषम संख्या है। अब आपसे मैं पूछूं कि शून्य की स्थिति क्या है? शून्य सम है या विषम है? शून्य पूछ दे, ऑप्शन दे दे। शून्य सम संख्या है, विषम संख्या है, उदासीन संख्या है, मतलब न ही सम न ही विषम, और चौथा दे दे दोनों, मतलब सम भी और विषम भी। आप उस स्थिति में क्या करेंगे? आप विषम, विकट और विकराल परिस्थिति में फंसने वाले हैं। जिनको पता है वो तो सही है, पर जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं वे तो बड़े आज गड्ढे में फंस गए। आइए देखते हैं जीरो की स्थिति क्या है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 2, 4 जो 2 से भाग हो रहे हैं, 6, 8 वे तो सम संख्या है ना। यहां शुरू करते हैं। जो 2 से भाग दे रहे हैं वो सम है। 2, 4, 6, 8, 10। इनमें 2 का गैप है, देखो 2 का गैप है कि नहीं दोनों में। तो जब मैं 2 पीछे ले जाऊं तो ये कितना आएगा? 0। इसको फिर 2 पीछे ले जाऊं तो कितना आएगा? -2। इसको फिर 2 पीछे ले जाऊं तो कितना आएगा? -6। अब बताओ, सम संख्या के लाइन में ही तो 0 है। सम संख्या के लाइन में ही तो 0 है। अच्छा, विषम की स्थिति देखते हैं। विषम क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यानी इनमें भी तो 2 का गैप है। देखिए, यानी मैं पीछे भी जाऊं तो पीछे भी 2 का गैप होना चाहिए। -2 गया तो -1 आ गया, पीछे गया 2 और तो कितना आया? -3 आया। पीछे और 2 गया तो -5 आया। इसका मतलब क्या देख रहे हैं? क्या इस नंबर लाइन में 0 कहीं आ रही है? नहीं। ये किसकी नंबर लाइन है? ये विषम संख्याओं की नंबर लाइन है। ये किसकी लाइन है? सम संख्याओं की लाइन है। यानी 0 कैसी संख्या है?
सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है, ये मैंने नंबर लाइन से समझाया। फिर समझिए, मैंने कहा यदि सम संख्या को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10। यदि मैं इसी को पीछे ले जाऊं तो मैं पीछे से सोचूं, 8 में से 2 घटा 6 ये भी सम है, 2 घटा 4 ये भी सम है, 2 घटा 2 ये भी सम है, यानी जो 2 घटेगा वो भी सम आएगा 0, यानी 0 सम है। फिर 2 घटा -2 ये भी 2 से कटता है, ये भी सम है, -4 ये भी 2 से कटता है। अच्छा, अब विषम की स्थिति देखा जाए, 1 3 5 7 9 लिख लो, 2 घटाओ 7, 2 घटाओ 5, 2 घटाओ 3 ये विषम आ रहा है, फिर 2 घटाने में विषम आएगा, -1 -3 -5, 0 बच गया इसमें, कहीं बीच में है 0, लेकिन इसमें बीच में नहीं है, 0 आ रहा है इसमें, यानी ये सम संख्या है 0। यानी आपको पूछा जाए 0 कैसी है, तो आप कहोगे सम पूर्णांक है। कैसी है, सम पूर्णांक है। 0 कैसा संख्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है। अब आपको एक और तरीके से समझाते हैं 0 कैसे सम है। देखिए, जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मैं बोलूं 2 में 2 जोड़ो, कितना आएगा, 4 आएगा। यानी जब दो इवन नंबर जुड़ते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। जब 2 इवन जुड़ेंगे तो हमेशा इवन आएगा। दो कोई इवन संख्या जोड़ो, 4 6 जोड़ो, देखो 10 ये भी इवन है। इसी तरह कोई इवन संख्या ले लो, मान लो मैंने ले लिया 12, यदि मैं इसमें जोड़ दूं 0 तो कितना आएगा, 12। 12 भी तो इवन ही है, इसका मतलब इवन को इवन जोड़ने पे इवन आती है, तो ये 0 इवन ही तो हुई। अच्छा, मान लेते हैं 0 आड है, मतलब विषम है। देखिए आड मानने पे क्या होगा, जब किसी इवन में आड जोड़ते हैं आप, यानी किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या आती है। इवन में यदि 8 जोड़ देंगे आप तो 8 आएगा, इवन नहीं आएगा। मतलब 4 में आप 3 जोड़ के देखिए 7, ये भी विषम संख्या है। सम में विषम जोड़ने पे हमेशा विषम आएगा। मान लो 0 विषम संख्या है, कोई सम आप ले लो, 8 मान लो, और इसमें 0 विषम संख्या है तो 0 को जोड़े तो विषम आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पे, सम। इसका मतलब 0 विषम नहीं है, फिर 0 क्या है, सम है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 0 की क्या स्थिति है। देखिए, हम सम विषम के बारे में सीख लिए हैं। अब आइए देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य, अभाज्य। तो आपको पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आपके एग्जाम में प्राइम और कंपोजिट से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं प्राइम संख्या क्या है और कंपोजिट संख्या क्या है। तो आपको पहले भाज्य से पहले अभाज्य को सीखना जरूरी है। तो अब देखिए हम सीखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके पास केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर, केवल ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन से, या तो 1 या स्वयं, यानी या तो 1 उसका गुणनखंड हो या तो वो खुद गुणनखंड हो। वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी ओनली 2 फैक्टर में कौन कौन फैक्टर है, या तो 1 या तो खुद इटसेल्फ। या नहीं और
या नहीं और एक और खुद। जब दो फैक्टर है तो एक रहेगा और खुद रहेगा, तो वो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य संख्या क्या क्या है ये देखिए। अभाज्य संख्या की स्थिति देखते हैं। अभाज्य संख्या को आप 3 कैटेगरी में बांटिए। धनात्मक अभाज्य संख्या, एक और ऋणात्मक अभाज्य संख्या। एक क्या है? नई धनात्मक संख्या अभाज्य है, या आप यह कह लीजिए कि एक ऐसी संख्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़े से सब्र की जरूरत है। मैंने अभाज्य संख्या कहा कि वो संख्या होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब आप संख्या लिख लीजिए। ये अभाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 9 है क्या? नहीं, 9 नहीं है। क्यों नहीं? देखिए 2 का कौन गुणनखंड है? 2 का 1 और 2 है, उसके अलावा कोई गुणनखंड है? नहीं। 3 का कौन है? 1 और 3, इसके अलावा कुछ है? नहीं। 5 का कौन है? 1 और 5, इसके अलावा कुछ है? नहीं। 7 का 1 और 7 है, इसके अलावा कोई गुणनखंड है? नहीं। 9 का लेकिन देखिए कौन कौन गुणनखंड है? 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। 3 तरीका 9 नहीं होता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 नहीं। 11 है, तो 1 और 11 के अलावा कोई अभाज्य संख्या, 1 और 11 के अलावा कोई गुणनखंड इसके नहीं है। 12 को देखेंगे तो 12 में 1, 3, 4, 12 इतनी इसके गुणनखंड हो गए। तो चलिए वे अभाज्य संख्या वे हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड है, एक और वे संख्या खुद। लेकिन अब एक की स्थिति देखिए। आप कहोगे एक से भी कट रहा है और खुद एक से भी कट रहा है। ये बात तो सही है कि एक से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, लेकिन मैंने कहा उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। यदि एक को एक से काटेंगे 1 फैक्टर हो गया, लेकिन जब खुद से काटेंगे तो वो भी क्या है? एक ही है। इसलिए 2 फैक्टर होने वाली बात इसमें गलत साबित हो जाती है। इसलिए पहली बात आप याद रखेंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है एक अभाज्य संख्या। फिर आपसे प्रश्न पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। टेट 2016 का क्वेश्चन है, 17 का। जिनको याद होगा तो ये समझ पा रहे होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा था उसमें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन है? जब एक भी नहीं है तो कौन बचा? 2। 2 कैसी संख्या है? सम या विषम? 2 सम संख्या है, यानी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या जब पूछे तब भी आप यही बताएंगे। दो ही है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये हो जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 2 तो सम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही है, लेकिन ये सम है। तो 3 देखिए कैसी संख्या है? 3 भी अभाज्य संख्या है पर विषम है, इसलिए 3 सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या है। ये बातें आपके एग्जाम में पूछी हुई है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। आपको ये एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है आपसे ये अब अगली बार एग्जाम में पूछे, या इसी बात को ये पूछ दे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए देखते हैं भाज्य संख्या क्या है।
कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होने के लिए दो शर्त हैं या दो बातें हैं। भाज्य को छोड़कर सभी संख्या, कैसी संख्या होती है, सॉरी, अभाज्य को छोड़कर सभी संख्या कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ऑल नंबर्स एक्सपेक्ट टू प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। लेकिन एक शर्त और है, एक को भी छोड़कर, यानी एक और अभाज्य को छोड़कर सभी संख्या भाज्य संख्या होती है। यानी एक और अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। यानी एक का यह भी दाल नहीं गला। यानी आपसे पूछ सकता है एक कैसी संख्या है, पहली भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पहले पता चल गया कि ये तो भाज्य नहीं है, लिखा ही है भाज्य की परिभाषा। अभाज्य भी नहीं है, आपने देखा ही। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या कोई एक संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाता है, मतलब जीरो को मिला के अनंत तक पूर्ण संख्या होती है। तो बचा क्या, प्राकृतिक संख्या। यानी एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब समझ में आई कि भाज्य संख्या क्या होती है। अब आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में बता दिया मैंने। अब एक और संख्या होती है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जब दो अभाज्य संख्याओं का जो सेट होता है उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो इस तरह से दो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप बताइए, यदि मैं इसका पूछूं HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका HCF आपको 1 दिखेगा। कितना दिखेगा, 1। देखिए इसमें एक ही ऐसी संख्या है, मात्र एक, जो 3 को भी विभाजित करती है और 5 को भी विभाजित करती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होती है, वह संख्या जो जितनी भी संख्या है उनको विभाजित कर दे। तो मात्र एक ही ऐसी संख्या है जो 3 को विभाजित करेगी 5 को, 7 को विभाजित करेगी 11 को। इसलिए आपको याद रखना है को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये आपके टेट का प्रश्न है, टेट 2013 या 15 में आया था, यूपी टेट। को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, सअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। या यूं कहें वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो सअभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन आइए देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। इसको लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। आइए ट्विन प्राइम नंबर को देखते हैं।
प्राइम नंबर को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अभी तक ये आपके एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन क्या पता ये आ ही जाए एग्जाम में। तो ये भी दो संख्याओं का समुच्चय होता है, या दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है जिनके बीच का अंतर 2 हो। 3 5 5 7 7 11 हो सकता है? नहीं, 7 11 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 और 11 में 4 का अंतर है। 11 13, यानी दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनके बीच का अंतर 2 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनके बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। वो कैसी संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। सुनिए बात। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए। निम्न में जुड़वा अभाज्य संख्या कौन है? पहला 3 7 7 19 17 19। चौथा 7 और 9। तो आपको पता होना चाहिए जुड़वा अभाज्य संख्या के बीच का गैप कितना होता है? 2 का होता है। यहाँ पे 2 का गैप नहीं है तो पहले ही काट दो, यहाँ पे 2 का गैप नहीं है तो पहले ही काट दो। मत देखो कि प्राइम है कि क्या है। यहाँ पे भी 2 का गैप है और यहाँ पे भी 2 का गैप है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। 7 तो प्राइम नंबर है, पर क्या 9 प्राइम नंबर है? 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है, मतलब ये भी कट गया। तो 17 और 19 आंसर होगा। क्या हो गया? 17 और 19। ये थी ट्विन प्राइम नंबर की बातें। अब कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। एक से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या। गिनेंगे जब आप 1 से 50 पर, इसमें 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से जब आप गिनेंगे तो कुल 15 मिलेंगे 1 से 50 के बीच। इसी तरह 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या है। यानी आपसे पूछ ले 1 से 100 के बीच, तो आप बताएंगे कुल 25 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। ये आपको फैक्ट फिगर याद रखना पड़ेगा। दोस्तों अभी आपको ये तो मैंने बताया कि नंबर का कैसे कैटेगराइजेशन होता है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवेंट नंबर, ऑड नंबर, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। क्या क्या मैंने आपको बताया, एक बात रिकॉल करते हैं। पहले मैंने बताया प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इवेंट नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, सुनिए बात की नहीं, रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इतनी बातें हमने आज डिस्कस की। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण
वास्तविक और काल्पनिक सम्मिश्र, इसी में आपका इमेजिनरी नंबर भी आ जाता है। इतनी बातें आज हमने सीखी हैं। अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। वो है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं और ये क्वेश्चन आपके टेट से लगा के मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। एसएससी के एग्जाम तक आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज तक यहीं। जय हिंद, जय भारत।